अगला टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो आपको इस फोटो में दिख रहा होगा कि इस साइड का जो मीडियम है वो थोड़ा डेंसर है, उधर वाला रेयरर है। ठीक है, ये जो इंटरफेस है, ये जो सरफेस है जिसने इन दोनों मीडिया को अलग किया है वो फ्लैट ना होके कर्व्ड है। तो कर्व्ड में हम लोग स्फेरिकल लेंगे। कर्व तो किसी भी टाइप का हो सकता है, लेकिन हम इसको कैसा लेंगे? स्फेरिकल ले रहे हैं। तो ये एक स्फेरिकल सरफेस है जिसने दो मीडिया को अलग किया है। ए बोलो ना, जैसे नॉर्मल पेपर वेट समझते हो, पेपर वेट है बड़े बड़े लोगों के टेबल पे रखा हो। मेरे टेबल पे नहीं मिलेगा आपको। मेरे टेबल पेपर वेट है तब वो मेरा टेबल नहीं होगा। पेपर वेट होता है तो उसमें आप देखिएगा ना कि इस टाइप का होता है, इस टाइप का, ऐसा नहीं होता है गोल सा। तो कहने का मतलब है कि ये जो आपको सरफेस नजर आ रहा है वो कर्व्ड ही ना है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बुलबुला है। अब इस हाँ, पेपर वेट में बुलबुला होता है। हाँ, तो ऊपर से अगर तुम मान लो बच्चों देख रहे हो तो इस पेपर वेट के इस बुलबुले में से जो रे ऑफ लाइट निकलेगा उसका रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं यहाँ पे? अरे वो डेंसर से रेयरर में ना जा रहा है। तो यहाँ जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो कैसे सरफेस से हो रहा है? कर्व्ड सरफेस से हो रहा है। तो और बताइए ना, इसके ऊपर हवा है और इसके नीचे ग्लास है, पेपर वेट ग्लास का बंदा है। बोलिए, तो ऐसे ही किसी सिचुएशन के लिए हम लोगों को डिराइव करना है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कहीं रखें तो इमेज कहां बनेगा, ये हमको पता करना है। हाँ ठीक है, चलिए सुनिएगा। सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो इधर वाला मीडियम डेंसर है, उधर वाला रेयरर है। और एकदम एक बार में आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। दोबारा मैं पहले ही बोल देता हूं, नहीं समझाऊंगा। और मैं ये भी बता देता हूं, मैं लिख के दे सकता हूं कि अगले साल ये बिहार बोर्ड 5 नंबर में पूछेगा। माने जब तुम देने वाले हो 5 नंबर में लिख के रख लो तुम। तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, शुरू कर सकते हैं हम लोग। चलिए, बहुत बढ़िया। कर्व्ड सरफेस स्फेरिकल सरफेस है। स्फेरिकल सरफेस है तो इसका कहीं सेंटर तो होगा ना। तो बताओ इस कर्व का सेंटर किधर होगा? उधर होगा कि इधर होगा? जाहिर सी बात है यार, अगर इसको हम ऐसा बढ़ाएं तो सेंटर कहीं इधर ना आएगा। मान लो कि यहाँ पर सेंटर है, डिनोट कर देते हैं सी से। चलिए, इस मीडियम में हम एक ऑब्जेक्ट इमेजिन करते हैं कहीं पे। तो एक ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर इमेजिन कर लें और इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं ओ से। अब एक काम करते हैं, हम इससे एक रे ऑफ लाइट निकालते हैं, क्योंकि हमको इसका इमेज ना बनाना है। तो इमेज बनाने के लिए आपको इसमें से रे ऑफ लाइट निकालना पड़ेगा। तो रे ऑफ लाइट निकाल के वहां तक, मतलब इस तरीके से वहां लेके जाइए। अब बताइए यहाँ क्या होने वाला है? रिफ्रैक्शन होने वाला है। रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने वाला है। तो रिफ्रैक्शन कराना हो चाहे रिफ्लेक्शन कराना हो, नॉर्मल तो ड्रॉ करना पड़ता है ना। और बाबू, नॉर्मल कभी भी किसी स्फेरिकल सरफेस पे ड्रॉ करोगे वो हमेशा कहां से होके पास करता है? ये सर्कल की, स्फेयर्स की प्रॉपर्टी होती है कि आप उसके किसी भी पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा वो हमेशा सेंटर से होके पास करेगा। क्या बोलते हो? तो बाबू यहाँ पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो सेंटर से ना होके जाएगा। अब समझ रहे हैं? अब सुनिए, हुआ क्या कि ये जो मीडियम है वो तो डेंसर मीडियम ना है। ये मीडियम कैसा मीडियम है? और ये है एक रेयरर मीडियम। तो जब भी लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाता है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ता है। कहाँ यार, तुम लोग गजब आदमी है रे। तुम लोगों का ध्यान कहाँ है? नहीं, इतना पैतरा बांधा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार ही समझाऊंगा। तभी मैं देख रहा हूं कि बाबू ख्यालों की दुनिया से बाहर आइए। हैं? आवाज मेरा
नहीं नहीं, यहाँ यहाँ ही प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ही गले में प्रॉब्लम है, मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप सुन पा रहे हैं। चलिए इसको फिर से देखा जाए। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। मैं कह रहा था कि ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है, और जो जिस सरफेस ने इन दोनों को सेपरेट किया है वो सरफेस स्फेरिकल है। कैसा है? स्फेरिकल है। तो स्फेरिकल सरफेस का कहीं ना कहीं सेंटर तो होगा ना। तो अगर स्फेयर को पूरा कंप्लीट ऐसा हम करें तो सेंटर इधर ही ना कहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पर सेंटर है, हमने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा जिसको हम डिनोट करेंगे कैसे? ओ से। अब इस ऑब्जेक्ट का हमको इमेज बनाना है। इमेज बनाने के लिए आपको रेज निकालनी होंगी, तो एक रे को निकाल के हम यहाँ लेके चले गए। अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने वाला है। रिफ्रैक्शन हो चाहे रिफ्लेक्शन हो, नॉर्मल तो ड्रॉ करना पड़ता है ना, क्योंकि सारे एंगल्स कहाँ से मेजर किए जाते हैं? नॉर्मल से ही मेजर किए जाते हैं। तो आइए हम इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। और सर्कल और स्फेयर्स की प्रॉपर्टी होती है कि आप उसके किसी भी पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा तो वो कहाँ से होके जाता है? तो जब हमने नॉर्मल ड्रॉ किया तो सेंटर से ही ना होके जाएगा। अब चूंकि रे डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो क्या होगा? वो नॉर्मल से दूर भागेगा, है ना बाबू? अरे सीधा जाता तो मैं मानता हूं कि ऐसा जाता, लेकिन सीधा थोड़े जाएगा, इसको तो मुड़ना है। नॉर्मल से दूर भागेगा, क्योंकि डेंसर से तो नॉर्मल से दूर, तो नॉर्मल ये ना है, दूर भागेगा तो इधर भागेगा, तो कुछ ज्यादा ही भगा के यहाँ ले आ देते हैं। भागना ही ना है, ढेर भाग गया। तो वहां चला गया। अब आप मुझको बताइए कि अगर एक रे को आप बिल्कुल सीधा भेजते हैं, देखिए एक मिनट, कम से कम 2 रेज निकालनी होती हैं। तो एक को तो हमने निकाला, वो यहां जाके कट कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस को। एक रे को आप सीधा, जिसको सीधा भेजोगे वो सीधा ही निकल जाएगा। याद है कल हम लोगों ने देखा था, ये मुड़ता नहीं है। तो आप बताइए कि ये जो 2 इंसिडेंट रेज हैं जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये ऑब्जेक्ट था, इनकी वजह से ये जो 2 रिफ्रैक्टेड रेज आपको मिल रही हैं वो यहां ना मिल रही हैं। तो रिफ्रैक्टेड रेज के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोला जाता है? इमेज बोला जाता है। यानी इस ऑब्जेक्ट का इमेज वहां पर बनेगा। क्लियर है? रे डायग्राम क्लियर है? यहां तक बोलो, दोबारा बताना है? सही है, कुछ ऐसा खास था ही नहीं कि मैं इसको दोबारा बताऊं। अब सुनो, हम लोग इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो देखेंगे ना। अरे रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये 2 एंगल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं। बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को ही ना एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को ही ना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। ये समझ में आया? एक कंस्ट्रक्शन जो हम हर बार किया करते हैं, यहां भी करेंगे। हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको एम बोलेंगे, इसको एन बोलेंगे। नहीं समझ में आया? चलिए, ये जो लावारिस एंगल्स दिख रही हैं, चलिए हम इनको नाम देते हैं अल्फा, बीटा और गामा। 3 एंगल्स को हमने अल्फा, बीटा और गामा कह दिया। कोई दिक्कत है इसमें? बहुत बढ़िया। आइए हम सारे डिस्टेंसेस को भी मार्क कर लें कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है कि नहीं? पोल से ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू कहा जाता है कि नहीं? और पोल से इमेज के बीच के डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस वी कहा जाता है कि नहीं? तो ये है फोटो। इतना आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर है? अरे बोलिए, दोबारा समझना है? हाथ उठाइए, दोबारा समझना है तो मैं समझा दूंगा। मैं कोई बात नहीं है, हैं? कसम से समझा दीजिएगा। नहीं, कसम खाया था क्या मैंने? मैंने बोला था कि मैं नहीं समझाऊंगा, लेकिन मेरा मन बदल गया है। देखो एक बात बता रहा हूं मैं आपको, छोड़ो वो बात, बाद में बताऊंगा। ये देखिए दुनिया में नहीं, बात यह है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछता है। अब सुनिए, मैं बता रहा हूं, सुनिए। मैं इसके लिए क्या ट्रिगर पॉइंट आपको याद रखना है। इसके डेरिवेशन के लिए एक ट्रिगर पॉइंट होता है ना।
ट्रिगर पॉइंट का मतलब हुआ कि अब वहां से पता चलने लगेगा कि हमको क्या करना है। तो वो ट्रिगर पॉइंट है कि हमको इस अल्फा बीटा और गामा के लिए tan लिखना है। क्या करना है? tan लिखिए। आप समझ रहे हैं? हाँ, तो आइए सबसे पहले अल्फा के लिए tan लिखते हैं। तो बताइए tan अल्फा बराबर कितना होगा? तो आप बताइए ना, यही वाला ना ट्रायंगल हम लोग लेंगे। तो mn बाई no, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हो जाएगा mn डिवाइडेड बाई no। अब सुनिए एक मिनट, हम पूरे रे ऑप्टिक्स के दौरान जितनी भी रेस लेंगे वो सब की सब पैरेक्सियल होंगी। कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर, तो दिखने में ये यहाँ है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये कहाँ होगा? ये यहाँ होगा। तो आप मुझको बताइए कि अगर हम इस रे को बहुत ऐसा दूर ना ले जाके बहुत ऐसा ऐसा ले गए होते हैं, तो आपको नहीं लग रहा है ये अल्फा बहुत छोटा हो जाता? अरे बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? अरे दूर ले गए तो हम ना अल्फा बड़ा दिख रहा है। अगर ये रे पैरेक्सियल होता, पैरेक्सियल का मतलब हुआ प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक होता, तो बताइए ये अल्फा बहुत छोटा होता है कि नहीं? तो हम बोलेंगे कि सिंस रेज आर पैरेक्सियल, जाई कहाँ मिटका दिए रे भाई, गजब आदमी है हम। फिर से बताओ कितना था? mn डिवाइडेड बाई no। हाँ, सिंस रेज आर पैरेक्सियल, अल्फा जो होगा वो बहुत बहुत छोटा होगा कि नहीं? और ये देखिए मैंने कई बार आपको बताया है कि अगर थीटा बहुत छोटा हो जाए ना, तो साइन थीटा को लगभग लगभग और टेन थीटा को भी लगभग लगभग। तो क्या हम अल्फा के बहुत छोटे होने की वजह से टेन अल्फा को सिर्फ अल्फा लिख लें? तो ये हो जाएगा mn डिवाइडेड बाई, चलिए इक्वेशन नंबर 1 कहिए इसको। क्लियर है? क्या कहिए आप इसको? इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम आते हैं tan बीटा के ऊपर। तो बताइए tan बीटा के लिए हमको ये वाला ट्रायंगल लेना होगा, mn बाई nc। चलिए tan बीटा इज इक्वल्स टू mn डिवाइडेड बाई, अब अल्फा अगर बहुत छोटा है रे तो बीटा भी, और अब बार बार मैं तुमको नहीं समझाऊंगा, तुम समझ लेना कि जितनी भी एंगल्स हैं सब की सब बहुत छोटी होंगी। समझ लो ना कि किसी ने चाप दिया है इसको, क्या कर दिया है? चीप दिया है। तो चीप दोगे तो तुमको नहीं लग रहा है कि ये आई भी छोटा हो जाएगा, आर भी छोटा हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा सब छोटा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो अल्फा की तरफ बीटा भी बहुत बहुत छोटा है, तो हम tan बीटा की जगह सिर्फ बीटा लिख सकते हो, और ये हो गया आपका mn डिवाइडेड बाई nc। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा tan गामा लिखे क्या? तो tan गामा के लिए आप ये वाला ट्रायंगल लीजिएगा। तो बताइए tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, mn बाई ni। ये देखिए मैंने लिखा mn डिवाइडेड बाई ni, आप समझें? mn डिवाइडेड बाई ni। अब गामा भी तो बहुत छोटा है, तो हम tan गामा की जगह पे गामा mn डिवाइडेड बाई ni। बताइए यहां तक में किसी को परेशानी, समस्या, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, हमने क्या किया, सबके लिए tan लिखा। अब सुनिए, अब तो लिख लिया, अब क्या करे भाई? ओ भाई, तो रिफ्रैक्शन हुआ है, तो वो रिफ्रैक्शन ही क्या जिसमें आपने स्नेल्स लॉ ना लिखा हो? नहीं नहीं ठीक है, अरे वही तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्ट, शांत रहे। जम आएंगे नहीं तो ना, कह रहा नहीं जम रहा है सर। तुमको हम राहत इंदौरी दिख रहे हैं। शांत हो जाइए। मैं कह रहा हूं कि इतना लिखने के बाद आप सोचिएगा ना कि अब क्या करें, तो सोचने की जरूरत नहीं है बाबू। रिफ्रैक्शन हुआ है ना, तो रिफ्रैक्शन हुआ है, स्नेल्स लॉ तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो आइए अब हम स्नेल्स लॉ लिखते हैं। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है? μ1 साइन आई। नहीं समझ में आया? यही पे ना रिफ्रैक्शन हुआ है, तो μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर, हम ऐसा लिखेंगे। तो देखिए हमने लिखा μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन क्या आर लिखा। अब सुनो तो बात ऐसा है
क्या है? अच्छा कोई बात नहीं है बाबू। बाबू ऐसी बात है कि अगर रेज पैरेक्सियल है तो आई और आर भी तो बहुत छोटा होगा। ध्यान दे रहे हो? आई और हम जानते हैं कि अगर थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा की जगह पे हम लोग थीटा लिख सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है? साइन थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? थीटा लिख सकते हैं। तो चूंकि आई भी बहुत छोटा है, आर भी बहुत छोटा है, तो क्या हम साइन आई की जगह पे सिर्फ आई लिख देंगे और साइन आर की जगह सिर्फ, देख रहे हो? अब तुमको खुद समझ में आता जाएगा क्या करना है। तो बाबू μ1 इंटू क्या, μ2 इंटू क्या, आर हो गया। अब क्या करे भाई? अब क्या करे? इस भी कर लिए, स्नेल्स लॉ भी लिख लिए। अब सुनिए, आपने इधर अल्फा बीटा और गामा निकाला है और इधर आपने आई और आर का रिलेशन निकाला है। अरे तो अल्फा बीटा और गामा आई और आर में कुछ रिलेशन भी तो होना चाहिए। तो आइए हम आई और आर का रिलेशन थोड़ा अल्फा बीटा और गामा के साथ चेक करते हैं। तो सबसे पहले बताइए कि आई दिख कहाँ रहा है? आई यही ना है। तो आई किन दो लाइंस के बीच का एंगल है? इसके और इसके बीच का। आप समझ रहे हैं? तो आप इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर लीजिए, आपको आई अल्फा बीटा के बीच का रिलेशन दिखने लगा होगा। व्हाट इज द रिलेशन? देश प्लस देश बराबर देश। पढ़ा है हम लोगों ने बचपन में, ये पढ़ा है कि इसको जोड़ने से ये मिलता है अंतः कोणों का योग, हाँ, बाह्य कोण के बराबर होता है। ये पढ़ा है हम लोगों ने। तो बाबू हम इस फोटो को देख के क्या बोल सकते हैं? आई प्लस अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो ये हो जाएगा आपका आई प्लस अल्फा इज इक्वल टू क्या, और आप यहां से आई निकाल लीजिए तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा। आप समझ रहे हैं? तो जिस तरीके से हमने आई का रिलेशन बीटा और अल्फा के साथ देखा, वैसे ही आर का भी रिलेशन अल्फा बीटा के साथ देखेंगे। तो आर को ढूंढा जाए, आर कहाँ है? तो आर देखिए, आर यहाँ है और ये आर किन दो लाइंस के बीच का एंगल है? तो आइए देखते हैं, सुनिएगा ध्यान से। इस लाइन और इस लाइन के बीच का ही ना एंगल है ये आर। तो आप ट्रायंगल को कंप्लीट कर लीजिए। इस ट्रायंगल में आपको आर बीटा और गामा के बीच का रिलेशन मिल जाएगा। अब की बार जो दो इंटीरियर एंगल्स हैं वो कौन कौन सी हैं? बीटा और गामा। जोड़िएगा तो मिलेगा आर। ये बात समझ में आई? तो हमको आर तो डायरेक्ट मिल गया रे बाबू। क्या मिल गया? बीटा प्लस गामा डायरेक्ट मिल गया। तो अब क्या करें? अरे तो क्या करें? इस आई की जगह पे ये डाल दें, अरे बोलिए, और आर की जगह पे ये डाल दें। चलिए डाला जाए, देखा जाए क्या मिलता है। बताइए। म्यू वन आई की जगह पे क्या, छोड़ो हटाओ, नए पेज में हम लोग चलते हैं ना, नए पेज में चलते हैं। म्यू1 आई की जगह पे क्या, बीटा माइनस अल्फा। तो ये देखिए मैंने लिखा बीटा माइनस, ये कौन सा अल्फा है रे, बीटा माइनस अल्फा बराबर म्यू2 ना है बाबू। अरे स्नेल्स लॉ में हम ये पुट कर रहे हैं। तो म्यू2 और आर बीटा प्लस गामा था। क्या था? बीटा प्लस गामा था। तो हम बीटा प्लस गामा रखेंगे। तो ये हो गया बीटा प्लस गामा। अब क्या करे भाई? अरे भाई तो ये अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू अचार डालने के लिए थोड़े निकाले थे। अब वक्त आ गया है इनकी वैल्यूज को पुट की जाए। तो बताइए जल्दी। सबसे पहले म्यू1 की जगह तो म्यू1 रहेगा, बीटा की जगह क्या आएगा, mn अपॉन एनसी। तो ये हो गया mn अपॉन एनसी माइनस अल्फा की जगह क्या आएगा, mn डिवाइडेड बाई नो बराबर म्यू2। जल्दी बोलिए। बीटा की जगह पे mn डिवाइडेड बाई एनसी प्लस गामा की जगह पे बोलिए mn बाई ni होगा ना। तो ये हो जाएगा mn डिवाइडेड बाई ni। नहीं समझ में आया? अब बोलो क्या करें? अरे mn बाहर निकालिए, mn बाहर निकालिए, mn काट दीजिए।
नहीं कट जाएगा, तो क्या मिलेगा? μ1 1 अपॉन NC माइनस 1 अपॉन NO बराबर μ2 1 अपॉन NC प्लस 1 अपॉन NI। अब सुनिए, हर डिस्टेंस में एक n आया है, लेकिन हमने पढ़ा है ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो क्या घबराने वाली कोई बात है? नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। सिंस ऑल रेज आर क्या? पैरेक्सियल, तो n इज वेरी नियर टू p। ये पढ़ा है ना हम लोगों ने। देखो बाबू, ऐसा कहानी है कि जैसे मान लीजिए कि रे अगर यहां होता या आया होता तब ना ये n है और ये p है, लेकिन रे अगर पैरेक्सियल होता प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत, तो बाबू ये ना n होता। बताओ ना, नजदीक आ गया कि नहीं? रे और पैरेक्सियल होता तो क्या n और क्या p, दोनों तो एक ही जगह आ गया। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि सिंस रेज आर पैरेक्सियल देन n इज वेरी नियर टू क्या? p। और अगर n p के बहुत करीब है तो जहां जहां n है उसकी जगह पे हम p रख सकते हैं। तो n और p एक ही जगह ना आ रहा है, तो रखिए। तो ये बताइए, ये आपको क्या मिल रहा है? μ1 1 अपॉन PC माइनस 1 अपॉन NO बराबर जा सॉरी PO, हाँ PO ठीक, बढ़िया। क्या करो? PO, हाँ μ2। बताओ क्या होगा? ये PC होगा प्लस क्या हो जाएगा? क्या होगा? PI होगा। मैंने बोल दिया कि PO इसका मतलब है PI होगा, कोई बात नहीं है। अब हम ढूंढेंगे उस फोटो में कि PC क्या है, PO क्या है और PI क्या है। तो आप बताइए PC क्या है? R ही ना है? अरे R ही ना है। बोलिए PC की जगह क्या मैं R लिख दूं? सही में बोल रहे हैं आप? मैं R लिख दूं? मैं माइनस R लिखूं? कौन बताएगा सही? इसका सही जवाब कौन बताएगा? क्यों माइनस R मैं लिखूं? क्यों माइनस R लिखूं? हाथ उठा के बताओगे तो मैं पूछूंगा तुमसे। बोलो तुम ही बोलो। हाँ, ये सही जवाब है। बैठो। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि सर सामने है तो माइनस में, पीछे, ये आमने सामने वाली बातें अब यहाँ वो मिरर के लिए होता था, मिरर के पीछे या मिरर के सामने। ये एक ऐसा कर्व्ड सरफेस है जिसमें रे ऑफ लाइट को इधर से भेजोगे तो इधर जाएगा, इधर से भेजोगे तो इधर आएगा। तो इसमें कोई सामने या कोई पीछे नहीं होता है। आप समझ रहे हैं? तो इसमें वो कॉन्सेप्ट यूज करिएगा कि अगर आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस लीजिएगा, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप माइनस लीजिएगा। आप बताइए, जब आप PC मेजर कर रहे हैं तो P से C जा रहे हैं, P से C जाने का मतलब हुआ इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इंसिडेंट रे उधर से ना आया था, है जी? तो आप उधर जा रहे हैं। तो चूंकि आप इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए जब हम ये डिस्टेंस मेजर करके R लिखेंगे तो हम इसको माइनस R लिखेंगे। तो चलिए, μ1 हो गया ये, और ये हो गया 1 अपॉन माइनस R, माइनस 1 अपॉन, बताओ PO बताओ, PO बताओ, U माइनस U। क्या बात है? तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस U बराबर μ2। PC बताओ तो बाबू, तो PC तो वही ना माइनस R है। हाँ बढ़िया है, तो PC की जगह पे लिखेंगे माइनस R। आप प्लस बताइए, PI ढूंढा जाए तो PI नहीं, भी की प्लस भी ना, क्योंकि हम पोल से इधर जा रहे हैं, इंसिडेंट रे भी तो इधर ना जा रहा था। तो मिला जुला के मतलब ये वाला डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव लेंगे, ये वाला डायरेक्शन हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो PI के जगह पे जब हम V लिखेंगे तो प्लस V लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 अपन क्या रे बच्चों? प्लस V। अब चलिए थोड़ा सा उस μ1 को अंदर भेजिए। तो बताइए μ1 डिवाइडेड बाई R, लेकिन सामने माइनस ना आएगा। अरे ये माइनस ना है, ये माइनस माइनस मिलके क्या होगा? प्लस। क्या हो जाएगा? μ1 डिवाइडेड बाई U बराबर μ2 को अंदर भेजा जाए तो μ2, अच्छा ये भी माइनस μ2 बाई R हो जाएगा।
और प्लस म्यू टू बाई वी हो जाएगा। अब करना यह है कि यू और वी वालों को एक साथ रखिए और सब आर वालों को एक साथ रखिए। तो एक काम करिए, हम इसको थोड़ा उधर लेके चले जाएं। तो इसको उधर लेके चले जाओगे तो इधर में क्या है, ये म्यू टू बाई वी, और ये इधर ना आया है तो माइनस म्यू वन बाई यू बराबर इसको उधर लेके जाओ। तो ये जब उधर जाएगा तो म्यू टू बाई आर प्लस में ना हो जाएगा, और पहले से पड़ा हुआ है माइनस म्यू वन बाई आर। क्लियर है? चलिए इनका एलसीएम तो आर ही ना रह जाएगा, तो ये बना म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। तो ये ही फॉर्मूला है जहां तक हमको पहुंचना था, यही हमको प्रूव करना था, और ये अब याद भी हो जाना चाहिए। सबको याद हो गया क्या? चलिए याद करें क्या हम लोग मिलकर। म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। फिर से भी माइनस म्यू वन बाई आर। ए जा 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 जा, फिर से म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ये हो जाएगा। अब सवाल है कि आर क्या है? तो कर्व्ड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी क्या है? इमेज डिस्टेंस। चलिए इसमें दिक्कत नहीं है। म्यू वन क्या है और म्यू टू क्या है? म्यू वन क्या है और म्यू टू क्या है? बिना किताब में देखे हुए, शांत हो जाइए पहले, बिना किताब में देखे हुए आपको जो समझ में आ रहा है पहले वो बताइए हाथ उठा के, कि कितने लोग बता सकते हैं, कितने लोग ऐसा लग रहा है कि जो वो सोच रहे हैं शायद वो सही हो। हैं? हाँ तुम बता। कह रहा है ये लड़का डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू वन लेंगे, रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू टू लेंगे। अब इससे बकवास कुछ हो ही नहीं सकता है। अभी जो है कोई बात नहीं है, रुको पहले मैं पूछूंगा तुमसे। बाबू ये चीज अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तो इसको दिमाग से निकाल फेंके। अभी थोड़ी देर में हम लोग इधर वाले मीडियम को रेयर और उधर वाले मीडियम को इसको म्यू वन और उसको म्यू टू बोलेंगे, फिर भी एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आएगा। आप समझ रहे हैं? अच्छा एक और बात है, ये कॉनकेव ना है, हम कॉन्वेक्स भी लेकर प्रूव करेंगे ना तब भी एग्जैक्टली सेम आएगा। तो ये कहना एकदम गलत है कि म्यू वन डेंसर वाला होगा, म्यू टू रेयरर वाला। अब चलिए कुछ और ट्राई करिए। हाँ जी, इंसिडेंट रे जिधर से आ रहा है। नहीं, कुछ लोग ये भी कहते हैं, हेलो इधर देखो, देख लो इधर, रुक जाओ। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर जिधर ऑब्जेक्ट है उधर म्यू वन ले लीजिएगा और जिधर इमेज बना है उधर म्यू टू ले लीजिएगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही मीडियम में बन जाए। ओ माय गॉड, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही मीडियम में जाए, ऐसा भी हो सकता है। तब किसको म्यू वन बोलोगे या किसको म्यू टू बोलोगे? अच्छा एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूं, शांत रहो ना पहले यार। जब मुझको तुमसे पूछना होगा मैं खुद ही पूछ लूंगा। क्या कर रहे? मैं बता रहा हूं, पेपर वेट में ये जो बुलबुला है क्या है? अब ऊपर से तुम देख रहे हो तो तुमको बुलबुला ओरिजिनल दिखेगा कि बुलबुले का इमेज दिखेगा? क्योंकि बुलबुले से जो लाइट निकला है वो रिफ्रैक्ट करके ना तुम्हारी आंख तक पहुंचेगा। तो रिफ्रैक्शन के बाद पहुंच रहा है तो वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखेगा, आपको उसका इमेज दिखेगा। अरे बोलिए। और तब क्या लगता है पेपर वेट का बुलबुला देखते हैं तो यहाँ दिखता है,
अरे उसी में ना दिखता है, थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, वो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन उसी मीडियम में दिखता है। इसका इमेज जो है कहीं यहां पर बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट भी इसी मीडियम में, इमेज भी उसी मीडियम में। तब हम किसको म्यू1 बोले, किसको म्यू2 बोले। तो हम इमेज और ऑब्जेक्ट देख सॉरी इमेज और ऑब्जेक्ट देख के भी ये चीज डिसाइड नहीं करते हैं। तो पता है क्या देख कर डिसाइड करते हैं? ये देखते हैं जो ये लड़का बोलना चाहे। अब तुम बोल दो, दिल खोल के बोल दो। कह रहा है कि इंसिडेंट रे वाले मीडियम को बोला जाएगा म्यू1 और रिफ्रैक्टेड रे वाले मीडियम को बोला जाएगा म्यू2। सुनिए एक मिनट, ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही मीडियम में हो सकता है, लेकिन इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे एक ही मीडियम में हो सकता है। अगर रिफ्रैक्शन हुआ है तो मीडियम तो चेंज होगा है। तो आप अब कान खोल के सुन लीजिए और याद रखिएगा, म्यू1 होता है कौन सा मीडियम? कौन सा मीडियम? इंसिडेंट रे वाला मीडियम म्यू1 होता है और रिफ्रैक्टेड रे वाला मीडियम म्यू2 होता है। क्लियर है? चलिए आप देख लीजिए, इसमें अगर आपको कुछ दोबारा पूछना हो तो आप पूछिए। पहली बार में सब बढ़िया से समझ में आया था तो ठीक है, जाके घर पे जाते जाते इसको आप बनाइएगा, ट्राई करिएगा। नहीं अभी हम लोग देखेंगे, घबराइए नहीं। चलिए अब मान लीजिए कि आप एग्जाम देने गए तो आपने तो कॉनकेव के लिए ना याद किया है। अरे आपने किसके लिए याद किया है? कॉनकेव के लिए याद किया, ये दिया, ये किया, आपने ये याद किया है। एग्जाम में गए तो ये पूछ दिया। ये पूछने का मतलब समझ रहे हो? कॉन्वेक्स के लिए पूछ दिया। तब क्या करेंगे भाई? तो कुछ नहीं करेंगे, शांत हो जाइए। सारा प्रोसेस एग्जैक्टली सेम होगा। हमने क्या किया कि अब जैसे ये कॉन्वेक्स सरफेस है तो इसका पहले बताइए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? इधर ना कहीं होगा। अरे इसका सेंटर इधर ना होगा। अरे बोलना है तो मान लिया कहीं यहाँ पर है, सी से डिनोट कर देते हैं। ऑब्जेक्ट हम लेकिन इधर ही रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट इधर रख रहे हैं। अब की बार इधर वाला मीडियम रेयरर है, पिछली बार इधर वाला कौन सा था? अभी रेयरर है, समझ रहे हो? हाँ, तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रखा, सब कुछ सेम। एक बार फिर से आप एक रे को भेजिए, बोलिए रे को भेजिए। नॉर्मल ड्रॉ करिएगा। नॉर्मल कहां से होके जाएगा? कहां से होके जाएगा? सेंटर से होके जाएगा, वो नॉर्मल हो गया। तो मैंने अब देखो क्यों इसको रेयर और इसको डेंसर माना है, क्योंकि हमको ना इस रे को मोड़ के पहुंचाना है इधर। नहीं समझ रहे हो? तब ना इधर का इमेज बनेगा। तो रे को इधर मोड़ने का मतलब हुआ नॉर्मल की तरफ मोड़ना है, इसीलिए मैंने इसको रेयर और इसको डेंसर माना है। ये डेंसर होगा तभी ना नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। तो इस रे को मैंने मोड़ा नॉर्मल की तरफ, जाके मिला वहां पे। अब मैंने क्या किया कि एक रे को मैंने सीधा भेज दिया, सीधा, बोलो जल्दी। सीधा गया वो तो सीधा ही ना जाता है। तो एक रिफ्रैक्टेड रे ये और एक रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट बनाता है इमेज। तो वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कुछ और नहीं, वो क्या होगा? इमेज होगा। नहीं समझ में आया? सेम कंस्ट्रक्शन एक बार फिर से यहाँ भी होगा। कौन से कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं मैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। जा सॉरी एक मिनट रुकिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं ढूंढिएगा क्या? हाँ, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन होता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यही है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हाँ, अब हम वो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, इसको एम कह देते हैं, इसको एन कह देते हैं। समझ में आई बात? एक बार फिर से अल्फा, बीटा और, समझ में आया? बताइए पीसी क्या है? क्या पीसी? हाँ आर, ठीक है। बताइए पीओ क्या है? पीओ क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यू से डिनोट करेंगे। अब बताइए पीआई क्या है? वी हो गया। बताइए कमो बेस देखा जाए तो सब कुछ वही था ना जो पिछली बार हमने देखा था, बस थोड़ा सा रेयर और डेंसर बदला है। और ठीक है,
एक बार फिर से हम लोग क्या निकालेंगे, tan अल्फा। रेज आर पर एक्सियल, तो उससे हमको अल्फा मिल जाएगा। क्या होगा, नहीं लिख रहा हूं मैं, अरे क्या होगा, mn बाई नो होगा, और क्या होगा। एक बार फिर से हम लोग बीटा निकाल लेंगे, फिर से हम लोग गामा निकाल, एक बार फिर से हम लोग स्नेल्स लॉ लिखेंगे। तो स्नेल्स लॉ का मतलब हुआ μ1 sin i बराबर μ2 sin r। तो काहे के लिए आई, सॉरी गलत बोल दिया मैंने। मैं बोल रहा था कि μ1 sin i होगा ना, तो काहे के लिए साइन, साइन हटाइए, क्योंकि ऑल रेज आर पैरेक्सियल, तो ऑल एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो आई भी छोटा होगा, आर भी छोटा होगा। तो μ1 sin i की जगह हम खाली i रख देंगे तो काम चल जाएगा, और μ2 sin r की जगह खाली r रख लेंगे, तो सॉरी sin r की जगह खाली r। तो एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, आई अल्फा बीटा का रिलेशन देखेंगे। तो बताइए आई कौन से ट्रायंगल में बना है, इस वाले और इस वाले, ऐसा बना है बाबू। तो इस वाले ट्रायंगल में हमको पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, आई। तो नहीं मिल गया, आई बराबर अल्फा प्लस बीटा। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है, सब कुछ एग्जैक्टली सेम हो रहा है। अब मैंने प्रोसेस वाइज सेम हो रहा है, डेटा थोड़ा इधर उधर हो सकता है, प्लस का माइनस आ सकता है। फिर आर ढूंढना चाहे तो आर बताइए तो किन दो लाइंस के बीच का एंगल है, तो एक ये वाला लाइन और ये वाले लाइन के बीच का ही एंगल आर है। तो इस ट्रायंगल को कंप्लीट करें, तो बताइए आर और गामा जोड़ दीजिएगा तो बीटा मिल जाएगा। इसका मतलब हुआ कि बीटा बराबर आर प्लस, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा, हो गया। तो आई की जगह पे रख लेंगे अल्फा प्लस बीटा, आर की जगह पे रख लेंगे बीटा माइनस गामा, और उसके बाद अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज जो हमने यहाँ निकाली है पुट करेंगे, वही mn 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 कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा। अरे बोलिए, n इज वेरी नियर टू p, और सारी उसमें भी pc po pi आएगा। वैल्यूज पुट करिएगा बाबू, आप यकीन मानिए आंसर एग्जैक्टली सेम। अरे तो सेम आएगा तो कितना आएगा, बता भी दो कितना आएगा, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई r, ये आएगा। बात समझ में आई, अरे बोलिए। तो ये करिएगा ना घर पे जाके, बहुत बढ़िया करिएगा, ठीक है, ठीक। अब सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। हाँ, ये बिहार बोर्ड ने 15 में पूछा, फिर 20 में पूछा, कितने नंबर में, 5 नंबर। नहीं, वो घटिया लॉजिक मत लगाइए कि 25 में पूछेगा। कुछ लोग सोच रहा है कि हम लोग बच गए, लग रहा है। अरे वो ऐसा थोड़े है कि 25 में पूछेगा। हाँ, तुमसे भी पूछ सकता है, वैसे भी तीसरा साल हो जाएगा, पूछ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसने क्या बोला है, एस्टेब्लिश द गिवन फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स। किसके लिए पूछ रहा है, देख लो, ट्विस्ट डाला है, कॉन्वेक्स के लिए। तो ये फोटो बन के बनाना है, इसका कोनो ठिकाना है। कोई कॉन्केव के लिए पूछ देगा तो पूछ हल्का वाला करेंगे, नहीं समझ में आया। तो उसमें बोला कॉन्वेक्स के लिए करेंगे हम लोग, इसमें बोला है खाली एस्टेब्लिश दी फॉर्मूला, एस्टेब्लिश कर दीजिए। देखिए, तो यही चीज है बाबू, यही अंतर होता है बिहार बोर्ड में और सीबीएसई में। सीबीएसई ने देखिए ये सवाल पूछा है, ये भी 5 ही नंबर का है, ठीक है। सवाल है पागलाना, बाद में सवाल एग्जैक्टली सेम है दोनों। बिहार बोर्ड ने ये पूछा है और सीबीएसई ने, दोनों सेम है। आप पढ़िए बढ़िया से। स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या, तो उसने बताया है कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। आर फॉर रैट नहीं है, आर फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सीबीएसई ने ये बता दिया है, आप समझ रहे हैं। क्या कि सीबीएसई के ही टीचर ने जब तुम नर्सरी क्लास में थे तो चिल्ला चिल्ला के बताया था आर फॉर रैट, आर फॉर। तो कहीं आप गलती से आर फॉर रैट ना समझ ले, इसलिए उसने कहा है कि ना, यहाँ आर फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सेपरेट्स और रेयरर एंड डेंसर मीडियम है शोन इन द फिगर, दिख रहा होगा आपको। कंप्लीट द पाथ ऑफ इंसिड, तेरे छोड़ो ना, मतलब दिख रहा है ना तुम। कुछ गड़बड़ है उधर। शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज, हेलो क्या, रियल इमेज। अब आप सुनिएगा ध्यान से,
जो मैं बोलने जा रहा हूं। इसने कहा है रियल इमेज, इसका सीधा सीधा मतलब हुआ है रे सीधा तो नहीं जाएगा, नॉर्मल ड्रॉ करें तो नॉर्मल कहां से होके पास करेगा, तो रियल इमेज बच्चों मेरे तभी ना बनेगा जब ये रे नॉर्मल की तरफ मुड़ के कहीं यहां काटे। नहीं समझ में आए, देखिए हैं, नॉर्मल की तरफ मुड़ के अगर यहां कहीं काट दे और यहां से भी हम एक रे को इधर भेज दें, अरे बोलो बाबू, तो ये रे और ये रे एक्चुअल रेज ना है। हाँ, तो इसको आप इधर की तरफ मोड़ के कहीं यहां पर पहुंचाइए, आप समझ रहे हैं। तो ये एक्चुअल रे है, ये भी एक्चुअल रे है, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो इमेज बनाएगा वो एक रियल इमेज होगा। अरे बोलो, तो ये वही सिचुएशन है जो अभी अभी हम लोगों ने देखा है। तो ऐसा कब होगा, कब ये नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, जब ये वाला मीडियम, इसीलिए क्वेश्चन ने इस मीडियम को डेंसर दे भी दिया है। बोलिए हाँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रियल इमेज फॉर्म किया, हेंस डिराइव द रिलेशन कनेक्टिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। इसने बता दिया कि u फॉर अम्ब्रेला नहीं है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v जो है वो इमेज डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस n1 एंड, हाँ तो बस इतना अंतर है कि हम लोग μ1 μ2 लेते थे, वो n1 n2 लिया है। नहीं समझ में आया, तो इनके बीच का आपको क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो वी नो द रिलेशन, एंड व्हाट इज द रिलेशन, n1 बाई v माइनस, सॉरी मेरी गलती है, n2 बाई v माइनस n1 बाई u बराबर n2 माइनस n1 बाई r, यही ना होता है। तो सीबीएसई ने ये रिलेशन नहीं दिया है, रिलेशन थोड़े दिया है, तो पहले तो ये रिलेशन तुमको पता होना चाहिए, ऊपर से तब आपको इसको डिराइव भी करना पड़ेगा। बिहार बोर्ड ने ऐसी कोई बातें, उसने फॉर्मूला दे दिया है कि प्रूफ कर दो। अब सुनो प्रॉब्लम क्या है, बिहार बोर्ड भी समझता है कि मेरी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स कैसे होते हैं। अगर इस सवाल को उसने इस फॉर्म में दे दिया होता ना, भले बच्चा जो है, लड़कों तुमको क्या लगता है, बिहार जो बाबू बिहार बोर्ड की स्पेशल तैयारी कर, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्पेशली आपको बिहार बोर्ड का तैयारी, क्या वहां से नंबर अच्छा नहीं आता? ऑब्वियसली आता है। क्यों आता है? इसलिए आता है क्योंकि उनको एकदम 4-5 बार ये रटवा दिया गया, एकदम भी आई बता दिया जाता है, वो जाके 5-6 बार बनाए रट लेते हैं। वो क्या रटते हैं? वो रटते हैं कि एक फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन है, ये वो ये चीज रटते हैं। अब अगर इसी चीज को मैं इस फॉर्म में पूछ दूं उनसे, उनको समझ में नहीं आएगा हमको करना क्या है, उनको नहीं समझ में आएगा। कोई आगे बता देगा ना कि रे हम μ2 बाई v माइनस μ1 बाई वाला फॉर्मूला प्रूव करना, वो कर देंगे, लेकिन ये लैंग्वेज दे के पूछ दिया जाए ना, उनको नहीं समझ में आएगा हमको क्या करना है। और इसीलिए बिहार बोर्ड जो है वो ज्यादा तामझाम, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि μ2 क्या है, v क्या है, u क्या है, बस उसको इतना पता है कि मेरी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स ऐसे एक फॉर्मूले का डेरिवेशन रट के बैठे हैं, तो बस उनको ये फॉर्मूला दिखेगा वो छाप देंगे। क्या हो जाता है, ठीक है। तो ये सेम ही क्वेश्चन था ना, लेकिन शांत रहो बाबू, ओए लड़को रे शांत रहो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर एक ट्विस्ट मैं डाल सकता हूं चाहूं तो। क्या लग रहा है इस सेम सिचुएशन के लिए, क्या यहां रियल ना हो के वर्चुअल इमेज हो सकता है? सेम ही सिचुएशन, सेम ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेम ये n1, सेम वो n2, सेम ये डेंसर मीडियम, सेम ये रेयर मीडियम, क्या वर्चुअल इमेज हो सकता है? बोलो तो, वर्चुअल इमेज हो सकता है? नहीं, सेम सिचुएशन के लिए सारा क्वेश्चन सेम, बस वहां रियल की जगह वर्चुअल। पॉसिबल है? हो सकता है, मैं बताता हूं कैसे। सुनिए ध्यान से, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। हेलो, इधर देखिए, मान लीजिए यहां पर ऑब्जेक्ट है, हल्ला नहीं करिए, यहां पर क्या है, और यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है।
मत करो हल्ला। तुम बताओ जल्दी से कि अगर तुम एक रे को यहाँ भेजोगे बाबू, यहाँ ऐसे भेजोगे, भेज रहे हो, हाँ, तो जो नॉर्मल होगा वो तो ऐसा ना होगा। अब बताओ क्या रे जो है, रे जो है क्या लग रहा है, एक मिनट रुको ना, इतना सॉरी, इतना ज्यादा दूर ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं हम लोग, यहाँ पे रखते हैं। ऑब्जेक्ट रखिए, हाँ ठीक है। हाँ मैं ये कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि आपको क्या लग रहा है, रुकिए रुकिए, दूर ही रखने दीजिए फोटो। अच्छा कोई बात नहीं है। चलो जब मैंने बना दिया तो बना। मैं कह रहा हूं कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये मीडियम डेंसर हो, ये मीडियम रेयरर हो। सेम सिचुएशन ड्रॉ किया मैंने। क्या वर्चुअल इमेज बन सकता है, हाँ या ना? वर्चुअल इमेज बन सकता है, क्या बोल रहे हो? तो सुनो, वर्चुअल इमेज बन सकता है। ये जो रे था, बोलो ना, सॉरी, यहीं पे रखो, ज्यादा बढ़िया से फोटो बनेगा। हाँ अब हाँ, ये जो रे था उसको हमने क्या किया था, मोड़ा था ना बाबू। तो सीधा ना जाके ये जो है मुड़ेगा नॉर्मल की तरह। अरे तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा तो जरूरी थोड़ा है कि बहुत ज्यादा ही मुड़ेगा, ये भी तो हो सकता है कि थोड़ा सा ही मुड़े। नहीं समझ में आया? यहां पर मैंने बहुत ज्यादा मोड़ा तब जाके यहां मिला। अगर मैं इसको थोड़ा सा ही मोड़ू, थोड़ा सा मोड़ू का मतलब चलिए मैंने इतना ही मोड़ा, अरे मुड़ा ये भी है, क्या लग रहा है ये जाके इसको कट करेगा। और एक रे को आप एक काम करिए, आप सीधा भेज दीजिए, वो तो सीधा चला गया। क्या ये दोनों रेज कहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। अब हमको इनको कहां बढ़ाना पड़ेगा? पीछे बढ़ाना पड़ेगा। तो आप इसको, इस रिफ्रैक्टेड रे को पीछे बढ़ा लीजिए, और ये भी रिफ्रैक्टेड रे है ना, पीछे बढ़ा लीजिए। बताइए इमेज कहां बना, ऑब्जेक्ट कहां है? आप समझ रहे हैं? दिस इज द सिचुएशन जिसमें ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम मीडियम में है। आप समझ रहे हैं? सेम ही सिचुएशन में अगर आप ज्यादा मोड़ देते हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो इमेज कैसा बन गया, रियल। और थोड़ा कम ही मोड़िएगा तो इमेज कैसा बन जाएगा, वर्ड। आप समझ रहे हैं? ये ट्विस्ट भी डाला जा सकता है। हो सकता है सीबीएसई अगले साल पूछे आपसे और यहाँ क्या दे दे, वर्चुअल। अब आप सोचते रह जाइए जा इसमें वर्चुअल इमेज कैसे बनेगा। तो वर्चुअल इमेज कैसे बनेगा, थोड़ा सा मोड़ के बनेगा, ज्यादा मोड़ के नहीं। समझ रहे हो? तो इन स्थितियों के लिए भी आप तैयार रहिएगा, ठीक है। अच्छा इसमें एक और चीज शायद पूछा था, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ना। तो चूंकि लेंस हमने अभी नहीं पढ़ा है तो इसीलिए अभी हम इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब हुआ सीबीएसई में ये वाला डेरिवेशन आपको 5 नंबर का, हाँ वो 3 नंबर का होगा, बाकी जब ये कर दीजिएगा ना तब आपको 2 नंबर मिलेगा। तो 2 बातें पूछी गई हैं। सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही कुछ आप पढ़ लीजिएगा, वो सेम ही क्वेश्चन है। अरे बोलिए ना, वही N1 N2 R बार सब ठीक है। रुक जाओ, बैठो, अभी है मेरे पास 2 मिनट समय। यहाँ पर हाँ, ये सवाल मैंने अपनी तरफ से आपको दिया है। मीडियम आपको दिख रहा होगा, ये डेंसर है, ये रेयरर है। रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस आपको दिख रही होंगी। कह रहा है ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, ऑब्जेक्ट इधर कहीं इनफाइनाइट पे है। तो हम लोग क्या, जाओ कल तुम आओ कल। रुक जा 1 मिनट रुक, 1 मिनट रुक।